नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बादशाहनामा। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम बादशाहनामा क्या था इसको जानेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि शाहजहां का क्या उद्देश्य था अपने दरबार या मुगल साम्राज्य के इतिहास को लिखवाने के पीछे। इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि बादशाहनामा के जो लेखक थे अब्दुल हमीद लाहोरी, इनके प्रारंभिक जीवन परिचय, ज्ञान के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि बादशाहनामा कितने भागों में डिवाइडेड था और किस किस के द्वारा लिखा गया और किसके द्वारा रिवाइज किया गया, इसको समझेंगे। और साथ ही देखेंगे कि जब भारत में 17वीं सदी के दौरान अंग्रेज भारत में प्रवेश करेंगे तो उनका इतिहास के प्रति क्या नजरिया रहा और वो उसको किस प्रकार यूज करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक को विस्तार से जानते हैं। कहते हैं शाहजहां भी अकबर से प्रभावित होते हुए वो भी चाहते हैं कि अकबर ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य के बारे में अबुल फजल से अकबरनामा लिखवाया है, वैसे ही शाहजहां भी अपने दरबार का इतिहास लिखवाना चाहते हैं। अब क्यों लिखवाना चाहते हैं ये भी जान लेते हैं। क्योंकि अकबर की तरह वो इतिहास के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। कहते हैं कि ओरली बातें उतने लंबे समय तक नहीं रहती हैं, लेकिन बुक्स वगैरह या रिकॉर्डेड चीज़ें हजारों सालों तक रहती है। इस बात को और इतिहास के इम्पोर्टेंस को समझते हुए शाहजहां अपने दरबारी कवि, किसको देखने को मिलता है कि दरबारी कवि अब्दुल हमीद लाहोरी को आदेश देता है कि वो भी उसके दरबार का विवरण लिखे। तो इसी प्रकार देखने को मिलेगा, चाहे अकबरनामा हो चाहे बादशाहनामा हो, इन सभी में न केवल लिखा गया बल्कि पिक्चर्स भी दी गई, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स थी उनके अंतर्गत जितने या तो 150 पेजेस या सिंगल और डबल साइडेड जितने भी थी पेंटिंग्स भी ऐड की गई, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे चाहे बैटल्स का दृश्य हो, घेराबंदी हो, हंट मीन्स शिकार का दृश्य हो, बिल्डिंग्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, दरबार मीन्स जो कोर्ट सीन हो, इन सारी बातों को उन बुक्स के अंदर दिखाया जाता था। इसका मकसद ये रहता था जो बातें लिखी जाती है उनको याद कर सकता है, लेकिन पिक्चर से उस घटना विशेष को फील करता है, अच्छे से जान पाता है। इस वजह से और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि उन दृश्यों को जो उकेरा जाता है और जिस कलर या बाइंडिंग वगैरह करता है, तो उन सभी के द्वारा उस बुक को और ज़्यादा परिष्कृत या भव्य बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता था। सो ये वाली बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अब चलते हैं और चलकर देखते हैं बादशाहनामा। पुपिल ऑफ है अबुल फजल अब्दुल हमीद लाहोरी। कहते हैं जो अबुल फजल है उन्हीं के शिष्य अब्दुल हमीद लाहोरी है, इज नॉन एज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। कहते हैं अबुल फजल के जो शिष्य अब्दुल हमीद लाहोरी हैं, इस बादशाहनामा के लेखक हैं, जो एम्परर शाहजहां के दरबार में दरबारी के रूप में है, दरबारी कवि के रूप में। हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट कमीशन्ड हिम टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन्स मॉडल्ड ऑन द अकबर। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब अब्दुल हमीद लाहोरी के बारे में शाहजहां सुनते हैं और जानते हैं उनके टैलेंट को, तो उन्हें वो आदेश देते हैं कि अकबर की तरह वो भी हमारे दरबार के बारे में इतिहास लिखे। द बादशाहनामा इज ए ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 3 वॉल्यूम। कहते हैं अकबरनामा की तरह ये भी 3 भागों में लिखी गई, जिसे दफ्तर कहा गया। इसमें 10-10 साल का रिकॉर्ड हमको देखने को मिलता है। 3 भागों में ये बुक डिवाइड है, पहले 10, दूसरे 10 और तीसरा 10 साल। इस प्रकार 3 भागों में ये बुक डिवाइडेड देखने को मिलती है। लाहोरी रोड द फर्स्ट एंड सेकेंड दफ्तर। कहते हैं जो अब्दुल हमीद लाहोरी हैं, ये पहले दो दफ्तर तो ये अब्दुल हमीद लाहोरी लिखते हैं। कंपेरिजिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द एम्परर्स रूल्स 1627 से 47 तक। These volumes were later revised by सादुल्ला खां। शाहजहां
वजीर। कहते हैं लिखा तो दो दफ्तर अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखे गए और इनके वजीर सादुल्ला खां के द्वारा इसको रिवाइज किया गया। लेकिन जब आगे चलकर देखते हैं इन्फर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज, कहते हैं अभी तक अब्दुल हमीद लाहौरी है बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, इस वजह से ये इस कंडीशन में नहीं रह पाते कि वो शाहजहाँ के अगले 10 साल का जो इतिहास है उसको लिख सके। इस वजह से अगला जो 10 ये लास्ट वाला जो दफ्तर था, 3 दफ्तरों में डिवाइड थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो लास्ट वाला दफ्तर था वारिस के द्वारा लिखा गया। तो ये सारी बातें हमने देखने को मिली। कहते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के दरबार का इतिहास लिखते हैं जिसे हम बादशाहनामा के रूप में जानते हैं। ये 3 वॉल्यूम होता है जिसको दफ्तर के रूप में 10-10 ईयर के रूप में देखने को मिलता है, और 2 फर्स्ट एंड सेकंड 2 दफ्तर को अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है। लेकिन इसके बाद देखने को मिलता है कि जो सादुल्ला खां है वो इसको रिवाइज करता है, और अंतिम दफ्तर को यहाँ पर देखने को ये वारिस के द्वारा लिखी बात हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये भी अबुल फजल की तरह पूरी डिस्क्राइब करते हैं या पूर्ण रूप से शाहजहाँ के दरबार का बहुत अच्छी तरह से बखान करते हुए प्रतीत होते हैं। सो अब चलते हैं ब्रिटिश और मुगल कोर्ट के बारे में। यहाँ पर चलकर हम देखते हैं तो देखने को मिलेगा कि जब 17वीं सेंचुरी के आसपास जो ब्रिटिशर्स भारत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये इतिहास के इम्पोर्टेंस को बहुत बखूबी समझते थे। इस वजह से ये भारत में आते ही द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सबसे ज़्यादा RS IAS और हर कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसके फाउंडर सर विलियम जोन्स थे, जिनके द्वारा 1784 में इसे इस्टेब्लिश किया था। इसका इस्टेब्लिश करने का एक ही मकसद था, जितने भी भारतीय ग्रंथ हो उनको स्थानीय जो भी लिखे जिस भी भाषा में लिखे गए से उनसे ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक मकसद था। ऐसा क्यों किया जाता था मानसिंह सर? इसके पीछे एक रीजन था ताकि वो ट्रांसलेट करके भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति को जान सके और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके। और सबसे बड़ा मकसद रेवेन्यू को जानना, कितना परसेंट, कैसे और किस किस के द्वारा कैसे इकट्ठा या लिया जाता है, उन सभी के बारे में विवरण जानने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो आगे चलकर देखते हैं कि जो अकबरनामा है, बादशाहनामा है, इनको भी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा पब्लिश किया गया। लेकिन जब आगे चलकर हम देखते हैं कि अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हेनरी बेवरेज के द्वारा और इसको फिर यहाँ पब्लिश किया गया। लेकिन जब बादशाहनामा की बात आती है तो बादशाहनामा पूर्ण रूप से ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बहुत सारी बुक्स को, जिसे रज्जमनामा हो, जिसे महाभारत के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे जितने भी कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट हो, जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स हो, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हो, उन सबको लोकल लैंग्वेज जिसमें लिखे गए थे उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ताकि वो इन सारे विवरणस को जान सके। सो अभी तक इससे पहले हमने बादशाहनामा देखा जिसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे और जो 3 डिकेड्स में डिवाइडेड था। 2 डिकेड्स अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा और अंतिम डिकेड्स वारिस के द्वारा लिखा गया। सो वारिस के द्वारा लिखा गया, जबकि जो वजीर थे सादुल्ला खां उसने इसको रिवाइज किया था। ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इन दोनों टॉपिक्स को, जिसे हमने इससे पहले अकबरनामा पढ़ा और ये बादशाहनामा, इन दोनों को पूछा जाता है। बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।